नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये तो आप और हम जानते ही हैं कि 2019 में राहुल गांधी अमेठी से सीधे दौड़े थे केरल की तरफ, यानी वायनाड गए थे। और अमेठी में क्या हुआ था, 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी ने उनको परास्त कर दिया था। तो वायनाड से ना लड़ते तो शायद पार्लियामेंट पहुंचने के भी लाले पड़ गए होते। इस बार क्या हुआ, वायनाड से लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर सुरक्षित महसूस कर रहे होते तो फिर रायबरेली से नॉमिनेशन दाखिल ना करते। लेकिन जिस तरीके से वो बहुत उल्टी सीधी बातें, ठीक है आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आपका काम है सरकार की जो कमी बेसी है उनकी आप आलोचना करें, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे लगता है कि ये केवल नेता प्रतिपक्ष की जबान नहीं बोल रहे हैं। हालांकि तकनीकी रूप से नेता प्रतिपक्ष वो है नहीं, और 2 बार से कांग्रेस भी नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को उतनी सीटें भी नहीं मिल रही हैं लोकसभा में कि नेता प्रतिपक्ष का रुतबा उनको मिल सके। तकनीकी तौर पर वो एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनको एक रुतबा दिया जाए। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं इस बात की कि रायबरेली में अब अपनी मम्मी की जगह राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन दाखिल हो गया है। पड़ोस वाली सीट जो अमेठी की है, वहां से केएल शर्मा उनके पुराने जो मैनेजर हुआ करते थे अमेठी और रायबरेली के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और बहन जी यानी प्रियंका गांधी वाड्रा कभी रायबरेली आ जाती हैं और कभी अमेठी चली जाती हैं। और प्रियंका वाड्रा का कितना प्रभाव है ये तो विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उसके बाद बुरी तरह से कांग्रेस के हारने के बाद वो ऐसी भागी कि वापस अभी आई हैं जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ी घटना हुई है। अमित शाह रायबरेली में थे, वहां जीआईसी मैदान में उनकी एक सभा हुई, और उसके बाद वो जो समाजवादी पार्टी के बागी एमएलए हैं मनोज पांडे, डॉक्टर मनोज पांडे, उनके आवास पर चाय पीने के लिए पहुंचे। करीब आधा घंटा रहे। तमाम तरह की चर्चाएं हैं एक्चुअल में, उन चर्चाओं पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा ये है कि मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मदद की थी, और इसके बाद संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि वो रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। वो नहीं हुए। दिनेश प्रताप सिंह को ही एक और मौका दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो जब दिनेश प्रताप सिंह ने नॉमिनेशन दाखिल किया तो वो वहां नहीं थे, मनोज पांडे वहां नहीं थे। तो तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि मनोज पांडे अब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अमित शाह है, ठोक बजा करके रणनीति तय करते हैं। और जो 11% ब्राह्मण वोट हैं वहां पर, वो उनको किसी भी सूरत में हाथ से नहीं जाने देना चाहते। इसलिए आज मनोज पांडे के यहाँ गए, और मनोज पांडे ने भी ये कहा कि वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सीधे जुड़ते हैं प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी के साथ। वो मनोज पांडे जी को बहुत करीबी से जानते भी हैं, तो वो और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अमित शाह के उनके आवास पर जाने और उनकी चाय पीने, चाय वाले आजकल कहाँ कहाँ चाय पी रहे हैं, इस पर भी नज़र रखना जरूरी है। तो थोड़ा इसके पीछे की राजनीति के बारे में जानते हैं अनुपम जी से। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो अनुपम जी ये बताइए कि अमित शाह साहब ने आज मनोज पांडे की चाय पी है, तो ये चाय पीना मजबूरी है या रणनीति है, क्या है? चाय नहीं पिए साहब, खाना भी खाया है।
भोजन भी किया है, चाय ही नहीं पिया है, भोजन भी किया है। देखिए, मनोज पांडे एक समाजवादी पार्टी में बड़े लंबे समय से चले आ रहे थे, और आप समझे कि मोदी वेव में भी वो लगातार 17 में 22 में अपनी सीट बचाए रहे। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के को भी हराया। तो बड़े प्रभावी उनका गढ़ रहा है मनोज पांडे का। और सो मच सो कि जब राज्यसभा की वोटिंग होने लगी तो उनको मुख्य सचेतक बनाया गया, उनसे विप जारी कराई गई। तो मतलब जो विप जारी कर रहा है वही पलट जाए, आप सोचिए। तो मनोज पांडे ने अपनी जिंदगी का सबसे सनसनीखेज दांव खेला, और उसका सिर्फ एक कारण, क्योंकि मनोज पांडे लगातार समाजवादी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस पे हमला कर रहे थे। पल्लवी पटेल ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया था। ये तो कहिए कि जब राज्यसभा में वोटिंग के बाद पल्लवी अलग हो गई, वरना पल्लवी पटेल भी लगातार बोल रही थी। और समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा विंग लगातार इनको समझौता मतलब निश्चय दे रहा था। आपने राम गोपाल यादव का बयान अभी हाल में सुना कि राम मंदिर बेकार है। जी जी। मतलब मैं एकदम समझ के बाहर है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आपको नहीं जाना नहीं जाइए, नहीं बोलना नहीं बोलिए, लेकिन राम मंदिर बेकार है वाला क्या मतलब, क्या मुझे कोई इसमें खास राजनीति समझ में नहीं आई इन लोगों की। बहरहाल, और वो अपने आप को सपा का चाणक्य भी कहते हैं। तो ऐसे में मनोज पांडे ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया, जो जिस समाजवादी पार्टी में, अरे मेरी उनसे अक्सर चर्चा होती थी, मैं कहता भी था कि साहब वो आप समाजवादी पार्टी में आप कब तक रहेंगे, मतलब हालात तो आपके अनुकूल नजर नहीं आ रहे। तो हम लोग अपना बात भी करते थे, लेकिन फाइनली जब उन्होंने फैसला लिया तो उनको कहीं ना कहीं उम्मीद रही होगी। मेरी अपनी निजी जानकारी नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, पर उनको कहीं ना कहीं उम्मीद रही होगी कि उनको सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन जब पुराने कैंडिडेट पे दांव लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो मनोज पांडे की आपको एक खिन्नता नजर आई। और मनोज पांडे की खिन्नता अब तक जिन ब्राह्मण वोटों को मनोज पांडे घेर घार के ले जाते थे सोनिया गांधी को वोट दिलाने के लिए, भाई सपा वहां क्या दी इतनी खड़ा करती थी, तो मनोज पांडे की जिम्मेदारी होती कि ब्राह्मण वोटों को ले जाके सोनिया गांधी को दिलाओ। तो अब उन्हीं ब्राह्मण वोटों को मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीतिक चूक रही है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। तो और या तो आप मनोज पांडे को टिकट देते, या आप मनोज पांडे को विश्वास में देते। मतलब विश्वास में लेने से मतलब है कि मनोज पांडे आपको नामांकन में नजर आते। मनोज पांडे ने अब तक भाजपा की तरफ से कोई चुनाव प्रचार नहीं किया है। अब आज अमित शाह के जाने के बाद उनकी क्या शैली रहेगी और उनका क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक मनोज पांडे ने कहीं से भाजपा के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया है। समय कम है, देखते हैं मनोज पांडे अब कितना रुख, मतलब मनोज पांडे से जो एक लाभ हो सकता था भारतीय जनता पार्टी को, वो फिलहाल अगर होगा भी तो बहुत सीमित मात्रा में होगा। क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ कि या तो अगर आपने उनको टिकट नहीं दिया तो आपको उनको विश्वास में लेना चाहिए, और इतना विश्वास में लेना चाहिए कि वो आपको नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार तक हर जगह नजर आते। तो मनोज पांडे के लिहाज से तो रायबरेली की सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन मनोज पांडे से हटके भी रायबरेली है ओंकार जी, मनोज पांडे जी से जी। हटके भी रायबरेली है। और वो ये कहती है कि 2009 में 4.25 लाख से जीतने वाली सोनिया गांधी 2014 में 3.25 लाख से जीतने वाली सोनिया गांधी 2019 आते आते बमुश्किल 1.5 लाख पे सिमट गई थी। यस। और यही, हाँ एकदम यही वोटों का ग्राफ है जो किसी जमाने में अमेठी में हो रहा था राहुल गांधी के साथ। और जिस दिन उनका 1.5 लाख गिरा, उसी दिन लोगों ने कहा दिया कि साहब 1.5 लाख का मार्जिन बहुत कम है एक एमपी के लिए, वो भी राहुल गांधी के स्तर के, आप अगला चुनाव हार सकते हैं। और अगला चुनाव वो हार। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को भी लगाना कि साहब 4 लाख की मार्जिन 1.5 लाख पे आ गई, तो उन्होंने भी समझा भी यहाँ से साहब निकलने का समय हो गया है। तो अच्छा, दूसरी बात, सोनिया गांधी बिल्कुल भी रायबरेली नहीं जा रही थी, बिल्कुल भी अच्छा 10 साल से उन्होंने रायबरेली का कोई चक्कर झांकने नहीं गई थी, झांकने नहीं गई लिटरली, तो चुनाव में भी नहीं गई। तो लेकिन अब वहां के रायबरेली की जनता का कुछ एक सेंटीमेंट था, एक वो रायबरेली इकलौती सीट होगी शायद देश की, और भी सीटें होंगी, मैं दावे से नहीं कह सकता, जो 1952 से लेकर आज तक कांग्रेस हारी नहीं, वो कभी हारी ही नहीं। वो आप
फिरोज गांधी ने शुरू किया था। अच्छा साहब, 1952 में एक एक लोकसभा क्षेत्र में दो दो सांसद हुआ करते थे, आपको मतलब याद होगा क्या, मतलब आपने पढ़ा होगा। तो अब वो, लेकिन वहाँ पे एक फिरोज गांधी हुए और फिर गांधी परिवार के अलग अलग मेंबर्स हुए। इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने वो एक ऐतिहासिक चुनाव जो यहाँ से हारा, जिसके चलते जिसको उनको हाईकोर्ट ने सेटिसाइड किया, चुनाव ही कैंसिल किया, हारा तो नहीं कहना चाहिए, जिसके चलते इमरजेंसी लगी। और 77 में राजनारायण ने हराया था उनको। 77 में राजनारायण ने हराया उनको साहब, वो इमरजेंसी के बाद का चुनाव था, जी जी इमरजेंसी के जी तुरंत बाद का चुनाव था। और जी। तो लेकिन यहाँ पे वो भी चुनाव हुआ, और 75 वाला चुनाव भी यही हुआ था, जिसको जिसको हाई कोर्ट ने जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने सेटिसाइड किया था। और बिल्कुल। उसके बाद इमरजेंसी लग गई थी। तो हाँ, एक वो 77 वाली हार इमरजेंसी के बाद वाली उनकी यहाँ पे हुई है। तो ये सेफ सीट है साहब। और थोड़ा सा मुझे, मैं आपके शो में भी कहा हूँ, हर जगह कहा हूँ, तो अगर अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ तो क्षमा चाहता हूँ। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा अजीब लगती है कि वहां पे मंच पर फिरोज गांधी की तस्वीर लगाई जाती है। पूरे भारत वर्ष में ये इकलौती जगह है जहाँ पे कांग्रेस फिरोज गांधी का नाम लेती है, जहाँ फिरोज गांधी का तस्वीर लगाती है। और ये बात मुझे जाति तौर पे थोड़ा सा जिससे बिस्तर करती है, क्योंकि यहाँ पे मैं जहाँ प्रयागराज में बैठा हूँ, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर फिरोज गांधी की कब्र है, और जिसपे अब नाम भी धुंधलाने लगे हैं, जो लिखा था फिरोज जहांगीर गांधी। तो वहां पे सब मोमबत्ती जलाना और फूल चढ़ाना तो दूर की बात, नाम भी धुंधलाने लगे हैं। और मैं आपको उसका फोटो मैंने खींचा है, मैं भेजूंगा, वीडियो बनाया मैं भेजूंगा। तो एक वहाँ नाम भी खराब हो रहे हैं, और कोई देखने वाला नहीं साहब, कोई देखने वाला नहीं। और उसके बाद भी इसको अपनी ससुराल बता देना, फिरोज गांधी का फोटो लगा देना। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि सुना है कि 70 के दशक में एक बार इंदिरा गांधी यहाँ आई थी। उसके बाद कभी इंदिरा नहीं आई, क्या राजीव गांधी एक दिन के लिए नहीं आए, संजय गांधी एक बार नहीं आई, सोनिया नहीं, राहुल नहीं, प्रियंका नहीं, मेनका गांधी अलबत्ता एक दो बार यहाँ प्रकट जरूर हुई है। और लेकिन इतनी बुरे हाल में, इतना बुरा हाल था बीच में। मुझे याद है कि जो कोई जमाने में इलाहाबाद में बड़े पारसी हुआ करते थे उनका जी। तो वो तो मतलब हजारों से, 50,000 से, 25,000 से, 10,000 से होते होते ये हाल हो गया कि मेरी आंखों के सामने अब 11 बचे हैं, अब 8 बचे हैं, अब 5 बचे हैं, अब 3 बचे हैं, और अब एक भी नहीं बचे। तो फिर उनको यहाँ पे बहुत बड़ा कई एकड़ में फैला हुआ पारसी मंदिर है, वो जो अग्नि मंदिर होता है, जहाँ आग जलती रहती है, जो 100 साल से आग जल रही है। तो आग जलती रहे इसके लिए मुंबई से एक पुजारी लाया गया, जो वहां पे बैठ के आग जलाए रखता है। और इलाहाबाद में एक भी पारसी नहीं बचा। एक जमाने में बहुत पहले पारसी समुदाय ने सोनिया गांधी के पास जाकर कहा था कि साहब हमारा कब्रगाह है, उस पर फिरोज गांधी दफन है, और उसकी दीवार गिर गई है। तो सांसद निधि से उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे, पर खुद कभी आने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई। अपना इलाहाबाद उनको अपना घर बताती हैं, आनंद भवन, स्वराज भवन को अपना घर बताती हैं, उसको अपना ससुराल बताती हैं, रायबरेली को। फिरोज गांधी के नाम पे राजनीति हो रही, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर दो तीन चीजें जो मैं आपको बता रहा था कि खैर, लेकिन उसके बाद भी रायबरेली की जनता उनको चुनाव दर चुनाव स्वीकार कर रही है। वो इसी बात में मस्त है कि साहब गांधी परिवार से कोई आदमी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो उनका लगाव था गांधी परिवार से, वो पिछले 3 चुनाव के नतीजे आप देख ले तो 4.25 लाख, फिर 3.25 लाख, फिर 1.5 लाख। और ये 1.5 लाख वो एक ऐसी फिगर है जिसके बाद अमेठी में चुनाव में सत्ता पलट गई थी। तो अब वो 1.5 लाख पे राहुल गांधी आए हैं। और राहुल गांधी ने रायबरेली आके, कोई बहुत बड़ी उनके लिए सुरक्षित सीट है, सब कुछ है, लेकिन एक रिस्क तो है ही है उनका जी। क्योंकि अगर वो रायबरेली से चुनाव हार जाते हैं, और या तो फिर आप समझिए कि वो राजनीतिक तौर पे वो जो 55 चुनाव हारे एक तरफ, और रायबरेली का चुनाव एक तरफ हो जाएगा, क्योंकि वो अमेठी से भी हार चुके हैं। अनुपम जी, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। नंबर एक, इनको सुरक्षित सीट ही क्यों चाहिए? ये वायनाड गए तो भी इसलिए गए कि भाई वहां पर ईसाई और मुस्लिम वोटों को मिलाकर के एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो ये कम से कम वहां से तो निकल ही आएंगे। और अब रायबरेली भी सुरक्षित मान करके ही आए हैं कि मेरी दादी, मेरे दादाजी और मेरी माता जी सब लड़ते रहे, जीतते रहे, तो कम से कम रायबरेली वाले तो मुझे सेंटिमेंट्स में आकर के, भावनाओं में आकर के जिता ही देंगे। इनको अगर सुरक्षित सीट चाहिए तो पूरी पार्टी का मनोबल नहीं गिराते हैं क्या ये?
तो पूरी पार्टी लेके वहां प्रकट ही हुए थे। मैंने तो ट्वीट किया था, उस एक फोटो में नामांकन के समय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे, पांचों लोग खड़े थे। मैंने कहा साहब पूरी कांग्रेस पार्टी यही है। वहीं पड़ोस में वो के.एल. शर्मा साहब नामांकन कर रहे थे, तो एक तो उनको खुद को कोई नहीं पहचानता, और उनके साथ जो 4 आदमी खड़े थे उनको भी कोई नहीं पहचानता था। तो वो तो पूरी पार्टी लेके नामांकन करने आए थे। सोनिया गांधी जो अपने क्षेत्र में जीतने के बाद नहीं आई, वो अपने लड़के के नामांकन के लिए आई कि उनको भी मालूम है कि साहब कुछ ही तरह मेरा एक लड़के का भविष्य बन जाए। तो उनकी माओवादी बात है। और रही बात सुरक्षित सीट ही क्यों चाहिए, तो देखिए मैं मानता हूँ राजनीति में सब लोग उस सीट से लड़ना चाहते हैं जहां पे वो जीतने के चांसेस ज्यादा हों। लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने निकले हैं, तो साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात छोड़ के आपके गृह प्रदेश आए थे। आप उनके अपने गृह प्रदेश नहीं जाते जा सकते, कोई बात नहीं, आप उनको अपने गृह प्रदेश में तो घेर सकते हैं। कितनी बातें हुई थी 2019 में कि प्रियंका गांधी लड़ने जा रही, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लड़ेंगी क्या? आप उनको डिबेट की चुनौती दे रहे हैं। अरे डिबेट क्या, जाके बनारस से चुनाव लड़ जाओ यार, हो जाएगा डिबेट। हो जाके लड़ जाओ, हो गया डिबेट। हिम्मत है लड़ जाओ। तो आप तो जब अमेठी नहीं जा सकते, बहरहाल तो आप बनारस क्या जाएंगे। अच्छा, आज एक बयान बड़ा वायरल है, उस पर भी जरा बात कर लें। वैसे उससे पहले मैं रायबरेली पर ही अभी रुकता हूं। रायबरेली में इस समय समीकरण क्या है? क्योंकि अदिति सिंह जो कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसके अलावा राकेश प्रताप या मनोज पांडे, वो भी इनके साथ नहीं है। तो रायबरेली की इस समय ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और राहुल गांधी के लिए जीतना कितना मुश्किल होगा? मैं असंभव शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि चुनाव में कुछ भी हो सकता है, और सेंटीमेंट जो है पता नहीं किसके साथ क्या किस तरीके से बिहेव करें। पर राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये चुनाव जीतना? देखिए साहब, बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोट है। मनोज पांडे सामने होते तो एक अलग बात होती। राहुल गांधी के लिए जहां तक चुनौती के सवाल है, उनके अस्तित्व का सवाल है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक जैसे मैंने कहा कि रायबरेली की जनता को एक मुंह पे स्वाद चढ़ा हुआ है राहुल गांधी के मतलब गांधी परिवार का। लेकिन इसको भी आप समझिए ओंकार जी, वो तमाम लोग जो अपने आप को गांधी परिवार से जोड़ के चलते थे, मुख पुष्ट एक एक करके जाती जा रही। जो नए लड़के आ रहे हैं, जो नए वोटर्स आ रहे हैं, और नए वोटर्स का मतलब फर्स्ट टाइम वोटर्स से नहीं है, वो तमाम लोग जो 18 से लेके 35-40 साल तक की आयु वर्ग के हैं, उनको गांधी परिवार से ऐसा कोई लगाव नहीं है। फिर आप इसको भी समझिए ओंकार जी कि वहां पे बहुत बड़ा एक वोटर वर्ग ऐसा है कांग्रेस का जिसने कभी सोनिया गांधी को देखा नहीं। बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, समझिए। सोनिया गांधी तो जब आती थी तो भी वो चुनाव प्रचार के लिए गांव गांव नहीं जाती थी, आपको मालूम है। तो पर्चा भर दिया और जीत दिया वाली बात है। वो जीतने के बाद भी नहीं आई, 10 साल से वहां झांकने नहीं गई। अब आप सोच के देखिए ओमकार जी कि 10 साल में जो वहां एक वोटर वर्ग तैयार हुआ होगा लाखों लाख का, उसे सोनिया गांधी को देखा था। अब वो इस शौक में आ जाए कि साहब सोनिया नहीं तो राहुल सही, तो मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की भावनाओं को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाना चाहिए। लोगों की भावनाओं को ये सोचना कि साहब ये भावनाएं तो हमारी गुलाम ही है, मुझे लगता है कि ये भूल जिसने की उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आई। और ये केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, अब सारा मीडिया का अट्रैक्शन तो उनको मिल रहा है। तो राहुल गांधी के लिए थोड़ी सी और मुश्किलें बढ़ा दी हैं अरविंद केजरीवाल ने बाहर आकर के। राहुल गांधी तो लगभग लुप्त तो हो रहे हैं मीडिया में अब। हाँ, केजरीवाल बाहर भी आ गए हैं। और जिस शख्स ने अपनी पार्टी से प्रशांत भूषण के योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, आशीष खेतान, आशुतोष सबको निकाल के फेंक दिया, जिसने अपने गुरु अन्ना हजारे को दूध के मक्खी तरह निकाल के फेंक दिया, वो बता रहा है कि नरेंद्र मोदी किसको किसको अपनी पार्टी में रिटायर कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, बदमाशी की याद है। लेकिन ठीक है, केजरीवाल को राजनीति आती है। उन्होंने निकल के एक नया छोड़ दिया कि योगी को हटाने जा रहे हैं। तो अब वो केजरीवाल की अपनी राजनीति का तरीका है। और केजरीवाल की राजनीति हमेशा विध्वंसक रही है, अभी भी वो विध्वंसक है। अलबत्ता रही बात कि उन्होंने राहुल गांधी को साइडलाइन कर दिया। केजरीवाल
राहुल गांधी को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता होता। राहुल गांधी के पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ना केजरीवाल को खत्म कर देने की। जिस समय केजरीवाल जेल गए थे उस समय मैं लगातार लिख रहा था कि केजरीवाल ने जो कांग्रेस की जमीन छीनी है, 3 जगह छीनी है, दिल्ली में छीनी है, पंजाब में छीनी है, गुजरात में 14% वोट केजरीवाल ने लिया और 14% वोट कांग्रेस का गिरा। तो ये तीनों ही जगह अपनी जमीन वापस ले सकते थे कि आम आदमी पार्टी है प्रहार करके, पर वो तो जाके केजरीवाल के साथ ही खड़े हो गए। और जिस अखिलेश यादव से कैसी कैसी बात हुई आप तो देखते हैं, वो अखिलेश के साथ सेल्फी लेते हैं और हाथ उठाते। बात समझिए, उनके लिए ना केजरीवाल मैटर कर रहा है, ना अखिलेश यादव मैटर कर, कोई नहीं मैटर कर रहा है। उनके लिए सिर्फ ये मैटर कर रहा है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोक दो, वरना ये जो उनका तीसरा कार्यकाल है, कम से कम नेशनल हेराल्ड केस में उनको जेल का रास्ता जरूर दिखा दो। अभी उनके लिए राजनीतिक नहीं, व्यक्तिगत लड़ाई है उनका। मैं आपने तो खैर देख लिया होगा, ये मैं दर्शकों को भी एक बाइट दिखाता हूँ अधीर रंजन चौधरी की। अधीर ने क्या कहा है जरा सुनते हैं। नामुमकिन है, मुझ जैसे एमपी के लिए नामुमकिन है चुनाव लड़ना। एक बैग पैसे से बन जाएगा अडानी अंबानी, बड़ा नोट मिले तो एक बैग से बन जाएगा आपका चुनाव। जैसे लोग मिल जाएगा, मैं तो बीपीएल हूँ। तो आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को, सबको जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेगी इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते। दादा तो अगर पैसा भेज दे तो आप चुप हो जाओगे, ये कह रहे हो? अगर भेजो तो सही, उसके बाद विचार करेंगे। नामुमकिन है, मुझ जैसे एमपी के लिए नामुमकिन है चुनाव लड़ना। एक बैग पैसे तो बन जाएगा अडानी अंबानी, नोट मिले तो एक बैग से बड़ा नोट मिले तो हम अडानी अंबानी कहना बंद कर देंगे। अनुपम जी, इस स्तर पर आ गई है कांग्रेस पार्टी। देखिए, एक और वीडियो बहुत पॉपुलर है। सीताराम येचुरी से पूछा जा रहा है, एक पत्रकार पूछ रहा है कि साहब, मैंने ट्वीट किया है, देखिएगा उसे। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आज देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टतम राजनेता कौन है। उन्होंने कहा, अरे चुप रहो यार, मैं नाम ले दूंगा तो मेरा गठबंधन टूट जाएगा। आप सोचिए, बंदा अपने मुंह से कह रहा है कि मैं भ्रष्टतम लोगों से गठबंधन किए बैठा हूं। केजरीवाल भी कह रहा है, आतिशी मार लेना कह रही कि डाकुओं को, गुंडों को, लुटेरों को दो, बस बीजेपी को नहीं दो। तो मतलब भ्रष्ट को दो, डाकू को दो, जिनको हमने जेल भेजने के लिए कहा उनको कैसी कैसी बातें हो रही हैं। पैसे दो, ये जो वामपंथी जो अपनी बड़ी पवित्र विचारधारा बताते थे, वो कह रहे हैं कि साहब अगर हम नाम ले देंगे भ्रष्ट लोगों का तो हमारा गठबंधन ही टूट जाएगा। आप सोच के देखिए, बस शर्त है कि मोदी को हटाओ। तो अब ये, अगर इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 बार से लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के ऊपर जनमत संग्रह बन के रहेंगे। ना कोई मुद्दा, ना कोई नीति, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। चलिए साहब, अगले जो बात पर इन्होंने कहा है, ये बात जो कहा है इन्होंने कि साहब हमको पैसा मिल जाए तो हम विरोध करना छोड़ दें। पैसा नहीं मिलता इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। मतलब सोचे हैं इसके बाद। और ये कौन है? ये आपके नेता प्रतिपक्ष है साहब, लोकसभा में कांग्रेस के लीडर। बिल्कुल मामूली के, ये ऐसा नहीं कोई ऐसा राह चलता नेता को भी याद दे रहा है। ये सोनिया गांधी की चॉइस है, राहुल गांधी की चॉइस है। और अभी नरेंद्र मोदी कह करके निपटे हैं ना कि भाई इस चुनाव में आप अडानी अंबानी, अंबानी अडानी क्यों नहीं कर रहे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेम्पो भर करके आपके यहाँ ब्लैक मनी पहुंच गई हो। तो ये जो टिप्पणी की है नरेंद्र मोदी ने, ये ऐसे ही तो नहीं की होगी, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारी सूचनाएं आती रहती हैं साहब। देखिए, नरेंद्र मोदी ने क्या टिप्पणी की और सूचना क्या आई मैं तो नहीं जानता। मैं एक बात जानता हूँ, नरेंद्र मोदी ने यह बात कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे चिल्ला रहे लोगों को 4 जून के बाद बहुत दिक्कत आने वाली है। मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं कुछ, देखिए भाई प्रधानमंत्री हैं, जाहिर सी बात है उनके पास तमाम सूचनाएं ऐसी होंगी उनका भी, जो ना आपके पास है, ना हमारे पास है, ना मीडिया के किसी हिस्से के पास है, ना विपक्ष के पास हो गए। वो कोई बात बेकार में, हल्के में, बिना मतलब तो कहते नहीं। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो जाहिर सी बात है उनके पास कुछ ऐसी सूचनाएं हैं
जिनको मुझे लगता है कि समय आने पर वो सामने भी आएंगी और लोगों को दिक्कत आएगी उसका जवाब देने में। जैसे जब इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया और लोगों ने देखा कि अडानी अंबानी का तो उसमें नाम ही नहीं, तो उसी समय ये हो गया कि साहब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो अब कुछ और भी चीजें सामने आएंगी ओंकार जी। अब जैसे नरेंद्र मोदी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, क्या साहब ईडी की रेट से आप इसको जोड़ के देखते हैं, ईडी की रेट से आप जोड़ के देते हैं, ईडी की रेट के बाद जो पैसा लोगों ने दिया, पहली बात तो दिया ही केवल 3-4% लोगों ने, बाकी जिन लोगों ने दिया भी उसका 67 पैसा विपक्ष को दिया, 37 पैसा हमें मिला, तो 67 पैसा विपक्ष को जा रहा है आपसे। तो उन्होंने अच्छे आंकड़े सामने रखे हैं। अब लेकिन ये है ना कि अगर जहां पे माइंडसेट ये है ओंकार जी कि अगर मैं हिंदुस्तान के भ्रष्ट सबसे भ्रष्ट नेताओं का नाम दे दूंगा तो मेरा गठबंधन टूट जाएगा, सीताराम येचुरी कह रहे हैं। जहां माइंडसेट ये है कि अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि हमको पैसा मिले तो मैं चुप हो जाऊं, जहां माइंडसेट ये है कि केजरीवाल जितने लोगों को जेल भेजने की सूची बनाए थे उन्हीं लोगों के पैरों पे गिरे हुए हैं, जहां माइंडसेट ये है कि वो कांग्रेसी वो राहुल गांधी जो केजरीवाल को भ्रष्ट कह रहे थे खिलाफ जांच है वही उनके साथ खड़े हैं, जहां माइंडसेट ये है कि आतिशी मालेना कह रही है कि गुंडे को बलात्कारियों को डकैतों को किसी को वोट दे दो लेकिन मोदी को ना दो, तो फिर उस माइंडसेट में कोई तार्किक बात कहना तो फिर संभव नहीं लगता है ना। और चलते चलते मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि कल जो चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है उसमें खास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच, इन सीटों के लिए मतदान होने वाला है। खास तौर से अगर हम कानपुर, उन्नाव और इटावा, कन्नौज और कानपुर की बात करें, 3 सीटों की बात करें, और इसके बाद तो जाहिर है कि लखनऊ टच करेगा ही, और लखनऊ रीजन में एक तरीके से ये पहुंच ही गया है। तो इन 13 सीटों में आप क्या देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है, और कन्नौज में क्या होने जा रहा है जहां से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, कानपुर में क्या होने जा रहा है, ये 2 सीटों पर जरूर थोड़ा सा टिप्पणी करिएगा। देखिए कानपुर भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक है। एक बात हम लोग जान लें कि जिन 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है 2019 में 13 की 13 भाजपा ने जीती। इसमें जो सबसे कम मार्जिन से जीती थी वो 2.25% से कन्नौज की सीट जीती, बाकी सब सीटों पर मार्जिन 7%, 8%, 10%, 22%, फर्रुखाबाद में 22% मार्जिन। तो ये एक लंबे मार्जिन से जीती गई सीटें हैं, उसमें बहुत ज्यादा, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब इस मार्जिन से सीट 13 की 13 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी तो सामने सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश राजभर सब थे, सब। उसके बाद ये 13 की 13 सीट भाजपा ने क्लीन निकाली थी। इस बार आपको जगह जगह बसपा चुनौती दे रही है, जयंत चौधरी आपके खिलाफ एनडीए में नजर आ रहे हैं, ओम प्रकाश एनडीए में नजर आ रहे हैं, तो ये अब आप अपना गणित खुद कर लें। एक बात जो एक इंटरेस्टिंग चीज है कन्नौज की, कन्नौज में आप देखें, कन्नौज में चूंकि वहां पे गड़रिया पाल बिरादरी बहुत ज्यादा है, उसके चलते अखिलेश यादव ने बीच चुनाव में 8 साल से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष चले आ रहे थे नरेश उत्तम पटेल, उनको हटाकर एक श्यामलाल पाल जो हमारे प्रयागराज से, जिनको कोई भी नहीं जानता, उनको कोई भी नहीं पहचानता, लेकिन चूंकि गलरिया बिरादरी से आते हैं तो उनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, सिर्फ इसलिए कि हमें वहां पे पाल वोट मिल जाए। अब आप सोच के देखिए, आपने कुर्मी को एक ऐसे 8 साल बाद एक 8 साल से चले आ रहे कुर्मी लीडर को उस समय हटाया जबकि 16 घंटे बाकी थे बरेली के वोटिंग में। बरेली में सबसे प्रभावी कुर्मी वोट है, पर अखिलेश यादव कह रहा है बरेली अरेली हार जाए, हमसे क्या मतलब, मेरा एक कन्नौज सही हो जाए और मेरी बैंकुली सही हो जाए। तो उनका ये कन्नौज के लिए उन्होंने दांव खेला, कितना सफल होगा कितना नहीं सफल होगा समय बताएगा। कन्नौज वो सीट है जो मुलायम सिंह ने जीती या डिम्पल ने जीती, मतलब इस परिवार से 3 लोग इस सीट से रह चुके हैं, मुलायम सिंह, अखिलेश और डिम्पल। कन्नौज वो सीट है जिसपे अखिलेश यादव लगातार जीतते रहे। कन्नौज वो सीट है जिसमें डिम्पल के खिलाफ एक भी कैंडिडेट अखिलेश यादव ने खड़ा नहीं होने दिया था।
कन्नौज वो सीट है जब डिम्पल के खिलाफ नामांकन भरने आ रहे लोगों को जीटी रोड पर गाड़ियां रोककर उनकी तलाशियां ली गई थी कि साहब उसमें कैंडिडेट तो नहीं है। मेरे पास टीवी है, मैं फोटो है, वीडियो में भेज दूंगा आपको कि साहब जीटी रोड पर कारें रोक के तलाशी ली जा रही थी कि ऐसा तो नहीं हो गया कोई कैंडिडेट पहुंच जाए वहां पे नामांकन भरने के लिए और निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। उसके बाद ये सूरत पे कमेंट करते हैं। कन्नौज वो भी सीट है जहां पे आज तक अखिलेश यादव पे एक बड़ा गंभीर आरोप है, जहां पे एक ब्राह्मण लड़के का सर काट दिया गया था जिसके आज तक लास्ट सर नहीं मिला। तो इसको लेके बहुत लोग आरोप लगा। अच्छा, कन्नौज वो भी सीट है जहां पे पिछली बार आप डिम्पल हार गई थी। ऐसे में अखिलेश यादव के मैं इतनी तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया है यहाँ लड़ने का, क्योंकि ये सीट निकली हुई नहीं है, फंसी हुई सीट है। एक चीज आप समझिए, अखिलेश की एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ये हो गई है ओंकार जी कि उन्होंने पिछले 4-5 दिन में ढेर सारी गालियां दे डाली बसपा को। तो बसपा को वोट देने का मतलब अपना वोट वेस्ट करना है और फलाना ढिकाना और मायावती को सबको उन्होंने लपेट दिया। अब ऐसे में बहुत बड़ा वहां पे दलित वोट है। बसपा ने वहां पे जिस इमरान को उतारा है, कानपुर से आए हैं, वो बाहरी है, उनका चुनाव उठ नहीं पा रहा है। मायावती वहां जाती है और लगातार कन्नौज में अखिलेश यादव को निशाने पे लिए रहती है लगातार। तो जब मायावती वहां जाकर भाजपा पे नहीं कन्नौज में अखिलेश यादव को निशाने पे लेती हैं, तो ऐसा नहीं, उनका वोटर खुद समझता है कि बहन जी क्या कह रही। तो ऐसे में अगर दलित वोट अखिलेश यादव से नाराज होकर, क्योंकि बिना बात उन्होंने बसपा को छेड़ा, बिना बात बसपा, देखिए राहुल गांधी ने नहीं छेड़ा। यहाँ पे रायबरेली में बहुत बड़ी मात्रा में दलित वोट है, 34% दलित वोट है, पर आप देखिए कांग्रेसियों में किसी ने आज तक मायावती को नहीं छेड़ा। उन्हें मालूम है कि मायावती छेड़ने का क्या फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने नहीं छेड़ा। तो आप मायावती ने वहां पे आपके लिए इशू नहीं बनाया, कैंडिडेट खड़ा किया है पर इशू नहीं बनाया। लेकिन कन्नौज में इन्होंने इतना ज्यादा मायावती को चढ़ा रखा है कि वो गई और आपको एकदम ठीक से निशाने पे ले लिया उन्होंने। अब वहां पे दलितों से, मेरी आज वहां पे दलितों वोटर से बात हो रही थी, क्या भैया वो बहन जी आई थी और इतना नाराज होकर गई अखिलेश पे, तो इस बार तो हमको अखिलेश यादव सबक करना वगैरह वगैरह। तो अब देखना है कि दलित वोटर का कितना रुख होता है, क्योंकि अगर दलित वोटर ने, बाकी लोगों का तो अपना रुख साफ है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, यादव वहां, मुसलमान वहां, ब्राह्मण वहां, ठाकुर वहां, लोध वहां, वो बड़ा क्लियर होता है। अब इसमें दलित वोट अगर ऐसे में उसने अखिलेश यादव से नाराज होके उसके 1% ने भी अगर भाजपा का रुख कर लिया ओंकार जी, तो अखिलेश यादव अपने राजनीतिक जीवन की पहली व्यक्तिगत, वैसे तो सभी हारे हैं, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, सब हारे, लेकिन पर्सनली जो अभी लोकसभा का कैंडिडेट चुनाव नहीं हारे हैं, वो अपने राजनीतिक जीवन की पहली हार के लिए तैयार हो जाए। अनुपम जी, आखिर में ये जरूर पूछूंगा, 283 सीटों का मतदान तीसरे चरण तक हो चुका था और कल शाम तक ये संख्या हो जाएगी 379। इस चौथे चरण तक भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं क्या हैं? और जो राहुल गांधी ये ऐलान करते घूम रहे हैं कि 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उस कांग्रेस पार्टी को कहां खड़ा हुआ देख रहे हैं आप? सर देखिए, बहुत ज्यादा इस पे बोला नहीं जा सकता है, चुनाव आयोग की अपनी गाइडलाइन से, लेकिन एक लाइन में कहूं तो अब तक का जो चुनाव गया है करीब 450 सीटों का अब कल तक हो जाएगा, तो आप मानकर चलें कि भाजपा के लिए निराशाजनक कहीं से नहीं। रही बात राहुल गांधी के बयान की, तो साहब 90 के दशक में मुझे लालू यादव का एक बयान याद आता है, और बहुत ज्यादा उन्होंने दावे किए थे, उसके चुनाव हार गए थे। तो दूरदर्शन उस जमाने में हुआ करता था, टीवी चैनल नहीं, तो उन्होंने कहा साहब आप तो कह रहे थे आप बम्पर जीत से जीत रहे हैं, तो आप तो पहले समझ में आ रहा था हार रहे हैं और हार भी गए, फिर भी आप दावे कर रहे हैं। तो लालू यादव ने इसमें बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा तो क्या कहते हैं, चुनाव के पहले ही कह देते कि हार रहे आपने लालू का वो बयान याद दिला करके बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार।